Hello everyone, myself Bhavya Sharma and I have got 18th rank in CA Inter examination May 2024 and I have got 95 marks in my costing paper. So today I will share with you the strategy that I had followed to get such a good marks. तो सबसे पहले स्टार्ट अपन करते हैं कि मैंने कंटेंट क्या पढ़ा था, क्वेश्चंस कितने सॉल्व करे थे और क्वेश्चन मैंने कहाँ से सॉल्व करे थे। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कोई बाहर से सॉल्व करे नहीं थे, तो क्वेश्चन मैंने आईसीआई मॉड्यूल में जितने भी अपने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और बैक क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको ही स्टडी करा था थॉरोली। उसके अलावा मैंने वीएसआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे उनको स्टडी करा था, उनको रिटन प्रैक्टिस करी थी। हमें जैसे भी क्लास में होता था तो क्लास में रेगुलरली जैसे जब फैकल्टीज एक्सप्लेन करते थे क्वेश्चन या फिर होमवर्क देते थे तो मैं उसी समय करने की कोशिश करता था जिससे कि जल्दी से हो जाए। और एक बार जब खुद के हाथ से कर लेते हैं अपन क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो मैंने कर रखा है। तो ये क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने का टाइम अपन को शुरुआत में जब क्लासेस चल रही होती है तो ऑनगोइंग क्लासेस के साथ ही मिलता है वो मौका। लास्ट में अपन ऐसे करें कि लास्ट में जाके सारे हैंड रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं है, उससे अपना टाइम वेस्ट ही होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप भी जब ऑनगोइंग क्लासेस जहाँ से भी आप ले रहे हैं तो वहाँ से जब भी आपके फैकल्टी पढ़ाएं आपको तो उसके साथ साथ ही करते रहिए वो क्वेश्चन। और ज़्यादा क्वेश्चन करने की जगह जो क्वेश्चन डिफरेंट है डिफरेंट क्वेश्चन करने की ट्राई करिए। और मोस्ट क्वेश्चन जो है वो अपन को आईसीआई मॉड्यूल के ही फोकस में लेने हैं, क्योंकि जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था जब, तो एग्ज़ाम में हमारे कोई ऐसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि कोई अलग ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन बना के दे दिया हो या फिर कोई ऐसे पॉइंट पूछे हो जो बुक में दे ही नहीं रखे हो। उसने सिंपली एग्जामिनर ने सिंपली ऐसे करे थे कि कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, उसको दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके दे दिया। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो सारा कंटेंट आपने एक बार पढ़ रखा है। तो वो दो क्वेश्चन मर्ज भी कर देगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हो जाता है वो सॉल्व। तो ऐसे मतलब मोस्ट क्वेश्चन में यही करता है कि एक या दो क्वेश्चन उठाता है उसके अंदर मर्ज करके दे देता है, या फिर कोई एक इजी सा क्वेश्चन उठाते हैं उसके अंदर एक दो पॉइंट्स वो चेंज कर देता है और वो क्वेश्चन दे देता है। फिर वो बच्चों को लगता है कि टिपिकल है या ऐसे लगता है, फील होता है। और एक और चीज़ कि मैंने एमसीक्यू कोई ऐसे वो नहीं है कि एमसीक्यू के लिए मैंने अलग से कोई बुकलेट सॉल्व करी हो या फिर कहीं और से लिया हो एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के लिए मेरे को कोई ऐसे नीड पड़ी नहीं, क्योंकि एमसीक्यू जो मोस्ट आते थे वो मोस्ट प्रैक्टिकल आते थे, तो प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर हो ही रखा था मेरा, तो उससे सॉल्व हो गए थे। और उसके अलावा एमसीक्यू मैंने जो पढ़े थे वो सिर्फ आईसीआई में जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दे रखे अपन लोगों को, बस मैंने वही एमसीक्यू करे थे। उसके अलावा एक भी कोई बाहर का एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ये आती है इसके अंदर कि जैसे कई बार ये होता है कि अपन थ्योरी वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है कॉस्टिंग का, तो वो अपन छोड़ के चले जाते हैं कि के अंदर से क्या ही पूछेगा आईसीआई, बस एक क्वेश्चन बनता है उसका, वो अपन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन अपन स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके चलते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि कई बार वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बिल्कुल एक्सेप्शनल होता है वो, तो वो मतलब होता तो इजी है लेकिन उसकी लैंग्वेज वो ऐसे घुमा देता है कि वो अपन को क्लियरली समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या फिर क्या मांगना चाहता है क्वेश्चन। तो इसके लिए बस एक ही चैप्टर है अपना, चैप्टर 1 है थ्योरी का, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 40 पेज के आसपास का होगा आई गेस। तो वो अपन प्रिपेयर कर सकते हैं उससे। अप्रोक्सीमेटली अभी देखा जाए तो हमारे पेपर में भी उसके अंदर से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, तो वो भी बेनिफिशियल चैप्टर है। मोर ओवर आईसीआई ने आजकल क्या करा है कि पहले तो सारे ऑप्शन के अंदर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछता था, लेकिन अब वो बीच बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना के पूछता है। तो उस चक्कर में होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के बीच में से आ सकता है, तो उसके लिए भी अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। थ्योरी का जो जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है वो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी है तो याद करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। उसको अपन पूरा मन से भी लिखेंगे तो फुल नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो अभी तो
बस इतना ही। मैं आपको अभी अपनी कॉपी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे आंसर सॉल्व करे थे। मेरे एमसीक्यू में कितने आए, मेरे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में कितने आए। तो अभी देखिए, जैसे मेरे एमसीक्यू की बुकलेट खोल रखी है, तो एमसीक्यू में मेरे 26 मार्क्स आए थे। और ये एमसीक्यू का हो गया, 26 मार्क्स आए थे। और एमसीक्यू में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि एमसीक्यू में कभी कभार वो कॉस्ट शीट के ऊपर एक क्वेश्चन बना के दे देता है जिसके 5 to 6 एमसीक्यू के पार्ट होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अपन लोग जल्दीबाजी में करने की ट्राई करते हैं, तो जल्दीबाजी के चक्कर में कोई आइटम अपन लेना भूल जाते हैं या फिर कोई आइटम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उसके चक्कर में अपना एक बार में कॉस्ट शीट मैच नहीं हो पाती। और इसके कारण ही अपन, मेरे भी मतलब कई सारे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कॉस्ट शीट का जब एमसीक्यू आया था हमारे मेन पेपर में, तो ये हो गया था कि वो बिल्कुल नर्वस से हो गए थे कि कॉस्ट शीट हमारी मैच नहीं हो रही। इस चक्कर में उन्होंने अपना अप्रोक्सीमेट 1 घंटा वेस्ट कर दिया, जिसके कारण उनका पेपर भी छूट गया था। तो अपन को ये गलती नहीं करनी। अपन को जब ऐसे अपन कॉस्ट शीट का एमसीक्यू आ रहा है, तो या तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। अगर आपको करना ही है उस समय, तो बिल्कुल उसके अंदर फोकस रह के करो, कि जिससे कि आपको ये नहीं, नर्वस नहीं हो, फोकस रह के करना है, जिससे एक बार में आपके आंसर मैच होते जाए। और अगर बाय चांस नहीं भी होते आपके मैच, तो इसको उस वक्त के लिए छोड़ दो, क्योंकि अपन वो 5-10 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपन 20-25 मार्क्स सेक्रीफाइस थोड़ी ना करेंगे। तो वो 20-25 मार्क्स का पहले आप कवर करिए, उसके बाद ही एमसीक्यू पे, कॉस्ट शीट के एमसीक्यू पे जाइए। तो अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव कॉपी दिखा देता हूँ, और एक बार अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे प्रेजेंट करे थे। जैसे ये देखिए, पूरा अच्छे से पहले फॉर्मूला मेंशन करा है मैंने, फिर फॉर्मूले के साथ में फॉर्मूले का जो पॉइंट्स है वो मैंने अच्छे से बना दी, कि ये जैसे एनुअल डिमांड इतनी दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, कैरिंग कॉस्ट इतनी है। उसके बाद जाके मैंने फॉर्मूले में बिठाया है और पूरा अच्छे से प्रेजेंट करा है, स्पेस दिया है। और कई उसके अंदर ऑल्टरनेटिव भी लेता है वो, तो ऑल्टरनेटिव भी मैंने दिया है साथ में उसको, कि ऑल्टरनेट ऐसे लेके दे सकते हैं। और जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना था कि कौन सा बेनिफिशियल ऑफर है, तो इसके अंदर देखिए मैंने पूरा अच्छे से बीच बीच में 2-2 लाइन छोड़ी हुई है, हर के बीच में 2-2 लाइन छोड़ रखी है, जिससे कि वो प्रेजेंटेशन में समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर चेक क्या कर रहा है। अगर मैं बिल्कुल घुसा घुसा के लिख देता, तो फिर वो ये होता है, वो एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आता, तो वो मार्क्स काट लेता। कॉस्टिंग में एक और चीज़ है कि अपना पेपर कई बार छूट जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और बड़ी कैलकुलेशन है। तो इसलिए स्टार्टिंग से इसमें स्पीड अपन को बढ़ा के रखनी है। और कैलकुलेटर, आप जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, उससे अपनी कैलकुलेटर पे वो फिगर्स लिखने में भी आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उससे स्पीड आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल खुली करनी है, और खुली करने के बाद अच्छे से उसको जो जो आप जितने वर्किंग नोट दे सकते हो उतना अच्छा है। जितने वर्किंग नोट दोगे तो उसको मार्क्स काटने की दिक्कत ही नहीं मिलेगी। आप देखिए, मेरे को इसके अंदर 68.5 मार्क्स मिले 70 के अंदर से। मैंने जितना मैं वर्किंग नोट दे सकता था, मैंने सबके वर्किंग नोट दिए हैं। ये हर चीज़, किसी का मेरे को ऑल्टरनेटिव लगता कि कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है इसका, तो मैंने उसको ऑल्टरनेटिव भी साथ ही साथ दे दिया, जिससे कि सही रहे, कोई गुंजाइश ना रहे कि एग्जामिनर कहीं भी मार्क्स काट सके मेरे। और इसके अलावा मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी एग्जाम के अंदर, जब एक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आजकल वो बीच में प्रैक्टिकल के साथ कोई ऑप्शन में बना के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो मेरे को वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरा मिस हो गया था, मैं पढ़ के नहीं गया था, तो उस चक्कर में मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसी चीज़ में मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया है कि चैप्टर 1 की थ्योरी, तो चैप्टर 1 की थ्योरी मेरे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आई। और मेरे को देखा जाए, मैंने लास्ट क्वेश्चन अपना उसी का सॉल्व करा है। ये देखिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहा, ये मैंने 6 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करा है, और ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने थ्योरी का पोर्शन कर लिया। अब जैसे ये मटेरियल कॉस्टिंग में से आया था, तो ये भी मेरा हो गया। मैं ऐसे कोई ज़्यादा अच्छे से गहराई में जाके पढ़ के नहीं गया था, डीप में नहीं पढ़ा था मैंने, बस एक बार ऊपर ऊपर से देखा था कि हाँ, ये अपने हिसाब से की पॉइंट बना लिए थे मैंने। तो उसको की पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो वो ये कोई पूरा आंसर बन गया और मेरे को फुल मार्क्स भी दे दिए। और ऐसे पूरा
इसका पार्ट हो गया। अब जैसे सिक्स्थ में ऑप्शन था, तो ऑप्शन में मेरे को ये लग रहा था कि मेरे ये गलत हो सकता है, तो ये गलत हो सकता है, तो मैंने चलो ये एम्प्लॉय कॉस्टिंग में से था, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया। लेकिन मेरे पास एग्जाम में बाद में ब्रेक बचा था, तो ब्रेक बचा था तो मैंने उसका दूसरा ऑप्शन था वो भी कर दिया। तो आप देखें तो मेरे इसके अंदर एक पॉइंट के अंदर ये मार्क्स कटे हुए हैं इसके, ये देखिए आधे आधे नंबर कटे हुए हैं। तो इसलिए मैंने इसको आगे ये वाला क्वेश्चन कर दिया था जिसके अंदर एग्जामिनर ने मेरे को फुल मार्क्स दे दिए। तो जो ग्रेटर था वो ग्रेटर उसने दे दिया, और इसके कारण मेरे इतने मार्क्स आ गए। तो आप बेसिकली स्ट्रेटेजी यही बना के चलिए कि आपको पढ़ना आईसीएम के स्टडी मटेरियल से ही है, और कोई ज़्यादा अपन को कोई बाहर का कोई दे रहा है फैकल्टी की ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये पुराने साल के आईसीआई के ही हैं, या फिर कुछ भी कह के दे रहा है, तो वो इसके अंदर लेना नहीं चाहिए अपन को। क्योंकि मेन चीज़ जो आईसीआई है वो आईसीआई ही देता है। आईसीआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और उसने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं, और पेपर उसी कॉन्सेप्ट में से बन के आता है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मैंने कोई एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड ऐसे पढ़े नहीं थे पुराने ईयर्स के। तो अगर आपको फिर भी पढ़ने का मन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अटेम्प्ट के पढ़ सकते हैं। ज़्यादा अटेम्प्ट के पढ़ना बेनिफिशियल नहीं है। और पढ़ते समय अगर आप पढ़े तो ये भी ध्यान रखना कि उसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मैंने पढ़ चुका हूँ पहले, या आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर कवर है, या फिर दूसरी एमटीपी आरटीपी या सजेस्टेड में कवर है, तो उसको स्किप कर दो, या फिर उसके अंदर कोई नया पॉइंट डाल दे तो बस वो एक नया पॉइंट देख लो। इससे आप टाइम सेव कर सकते हो एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड देखने में भी। तो बस इतना ही। थैंक यू।